नमस्कार, मध्य प्रदेश की महा डिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे। मध्य प्रदेश में वास्तु दोष के फेर में फंसी कांग्रेस एक बार फिर पार्टी दफ्तर में तब्दीली करने की तैयारी में है। 2018 में हुए विधानसभा चुनाव से पहले भी कांग्रेस ने भोपाल स्थित प्रदेश पार्टी दफ्तर में वास्तु के हिसाब से बदलाव कराया था। उसके बाद कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में जीत के तौर पर नतीजे भी मिले थे। हालांकि यह अलग मसला है कि लगभग 15 महीनों में ही कांग्रेस की सरकार चली गई। कांग्रेस एक बार फिर वही करने जा रही है जो उसने 2018 में किया था। इसे आप वास्तु अनुसार इमारत में तब्दीली या टोटका भी कह सकते हैं। कई बार कुछ संयोगों के चलते भी सियासी दल ऐसा व्यवहार करते हैं जो शायद आशा के हिसाब से नहीं होता। यहां तो मध्य प्रदेश की नई विधानसभा को लेकर ही नेताओं के मन में दर्जनों शंकाएं, सवाल हैं। विधानसभा का वास्तु दोष दूर करने तत्कालीन स्पीकर श्रीनिवास तिवारी ने तो विधानसभा भवन में हवन भी कराया था, लेकिन बावजूद विधानसभा सदस्यों के साथ हुए हादसों का संयोग खत्म नहीं हुआ। बहरहाल दफ्तर बीजेपी भी नायाब बनाने जा रही है। इधर कांग्रेस की तैयारी दफ्तर में बदलाव की है। बीजेपी को नए दफ्तर से क्या लाभ मिलेगा और कांग्रेस के दफ्तर में बदलाव से पार्टी की दशा बदलेगी क्या, यह समय के साथ तय हो जाएगा। एमपी में 2023 में होने जा रहे विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी दफ्तर में बड़े बदलाव करने जा रही है। बताया जा रहा है कि इस बदलाव के पीछे कोशिश इमारत की वास्तु दोष दूर करना है। वास्तु के हिसाब से सभी पदाधिकारियों के कमरे एक समान रखे जाएंगे, तो बड़ी बैठकों के लिए नया हॉल भी तैयार होना है। कांग्रेस को शायद यह भरोसा है कि दफ्तर का वास्तु बदलने से कांग्रेस की किस्मत भी बदल जाएगी। नहीं, हर चुनाव के पहले किसी भी पार्टी के कार्यालय में भी और वर्किंग में भी बदलाव होना चाहिए, जिससे चुस्त दुरुस्त मैदान में उतरे। इससे पहले भी कांग्रेस ने 2018 में प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में वास्तु के हिसाब से तब्दीली कराई थी, जिसका नतीजा भी सत्ता हाथ में आने के तौर पर हासिल हुआ था। अब कांग्रेस एक बार फिर उसी ट्रैक पर है। बीजेपी कहती है सरकार में वापसी के लिए संगठन, नीति, नियत और कार्यकर्ता होने चाहिए। कांग्रेस के पास इनमें से कुछ नहीं। महाराष्ट्र और राजस्थान पर भी कांग्रेस को घेर लिया। देखिए, इनके भावी अध्यक्ष बागी हो गए। राजस्थान में कोहराम मच गया, पार्टी के अंदर हलाकान मच गया, तो वहां भी कौन सा वास्तु दोष करवाने जाने वाले हैं। महाराष्ट्र से बनी बनाई सरकार इनकी बिखर गई। मुझे लगता है कि ये इनसे कुछ नहीं होने वाला। बुंदेलखंड की एक पुरानी कहावत है कि हंसिया हेरा जाए तो गगरिया में नहीं ढूंढत, लेकिन ये जो है इस प्रकार के उपाय कर रहे हैं, होने जाने वाला कुछ नहीं है। नेतृत्व, नीति, विचारधारा, कार्यकर्ता, इनके दम पर जनता आशीर्वाद देती है। दुर्भाग्य से कांग्रेस के पास में एक कोई बचा नहीं, ना नेतृत्व है, ना नीति है, ना विचारधारा है, और कार्यकर्ता की हालात बद से बदतर है। वास्तु के हिसाब से कांग्रेस का दफ्तर दोबारा तब्दील होने जा रहा है। वैसे एमपी बीजेपी भी अपना बहुमंजिला दफ्तर तैयार कर रही है। जाहिर है वास्तु का ख्याल तो रखा ही जाएगा। दूसरी ओर मध्य प्रदेश विधानसभा का जब से निर्माण हुआ है, तभी से उसके वास्तु को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं। विधायकों के साथ होने वाली अनहोनी के बाद खुद विधानसभा के सदस्य और तत्कालीन स्पीकर ने सवाल उठाए थे। लेकिन कांग्रेस दफ्तर में हो रहे बदलाव का मकसद पार्टी को जीत की राह पर दौड़ाना है। वाकई इस बदलाव से कांग्रेस की दशा और दिशा बदलेगी। बहरहाल राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के खराब चल रहे ग्रहों का असर भी तो एमपी कांग्रेस पर पड़ सकता है। भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव, शैलेंद्र भदौरिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो दरअसल सियासी दल जब चुनाव में जाते हैं उससे पहले थोड़ी सी तैयारियां होती हैं। दफ्तरों में भी बदलाव होता है, कई अंदरूनी बदलाव होते हैं, बाहरी बदलाव भी होते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में जो बदलाव हो रहे हैं वो बड़े बदलाव हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों का जिक्र कर रहा हूं। बीजेपी जहां नया भवन, बहुमंजिला भवन बनाने जा रहे हैं, 8 मंजिला ये भवन होगा, आधुनिक भवन होगा, तो कांग्रेस अपने भवन में अंदरूनी तब्दीली करने जा रही है। इसके पीछे जो वजह बताई जा रही है वो है वास्तु दोष। और 2018 में भी कांग्रेस ने तब्दीली की थी और उसका लाभ भी मिला। ये कांग्रेस को लगता है और हो सकता है कि शायद इस बार भी कुछ ऐसा
हो जाए और ऐसे ही संयोग कई बार राजनीतिक दलों को इस तरह के काम करने के लिए प्रोत्साहित भी करते हैं। चर्चा आज इसी पर हम करने जा रहे हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। भूपेंद्र गुप्ता जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस। स्वागत है भूपेंद्र जी आपका। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता जी जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है चर्चा में। बीजेपी से भी हमारे साथ जल्दी मेहमान जुड़ेंगे। दिनेश जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करूंगा। राजनीतिक दल, केवल एक दल की बात नहीं करूंगा, राजनीतिक दलों में संयोग, टोटके, वास्तु, ऐसी तमाम बातों पर बड़ा ध्यान दिया जाता है, बहुत फोकस किया जाता है। अब इनका कितना लाभ मिलता है, कितना नहीं मिलता है, यह अलग मसला है। दिनेश जी। प्रसाद जी, देखिए, राजनीतिक दल नहीं, कोई भी आप देखिए कि स्टूडेंट को भी देखेंगे ना, वो भी परीक्षा के समय बहुत सारे प्रयास करता है, उसकी पढ़ाई अपनी जगह होती है। लेकिन राजनीतिक दल उस असुरक्षा के भाव से वो भी बाहर नहीं आते हैं। आप देखेंगे जैसे 2018 में हमने देखा था कि भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने से रह गई थी, तो क्या हम उसको ये जो भवन में नया भवन बना रहे हैं तो क्या उससे जोड़ के देख सकते हैं क्या? लेकिन जब आप 2003 में जाएंगे, इसी भारतीय जनता पार्टी ने अपने लिए एक जावली नाम का एक अलग केंद्र बनाया हुआ था, क्योंकि वो ये मानते थे कि जो मौजूदा भवन है कहीं ना कहीं ये रणनीति के हिसाब से ठीक नहीं है। तो ये राजनीति में ज़्यादा हमको ये देखने को मिलता है, फिल्मों में भी देखने को मिलता है, जहाँ भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है वहाँ देखने को मिलता है। लेकिन इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो राजनीति में होती है कि आपका ग्राउंड वर्क कैसा है, आपकी पार्टी कैसी है। यदि आप देखिए कोई ऐसे छोटे दल इस तरह के टोने टोटके करके यदि बहुमत हासिल करना चाहेंगे तो नहीं होगा। आपको अपनी जो मैदानी ताकत है उसको भी देखना पड़ेगा, पार्टी की रीति नीति भी देखनी पड़ेगी, एजेंडा भी देखना पड़ेगा। बहुत सारे प्रयास होते हैं जो आपको वास्तु दोष के साथ साथ और दूसरे दोष भी दूर करने होते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि सियासी दल ऐसी बातों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लेकिन कम से कम मॉरल तो बूस्टअप होता ही होगा, हौसला तो बढ़ता ही होगा पार्टी नेताओं का, कार्यकर्ताओं का। दिनेश जी। नहीं, बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए क्या है कि एक कंटिन्यूटी कहीं ना कहीं रहती है कि यदि आप जो है चुनाव अगले साल है तो कुछ गतिविधि ठीक है, ये दिख रहा है कि नेतृत्व कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने में सजग है और वो अपनी कोई रणनीति बना रहा है और यदि तब्दीलियां भी कर रहा है, तो आप ये उनको लगता है कि कुछ ना कुछ नेतृत्व गंभीर है। मध्य प्रदेश में तो हम जो हालात देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी को लेकर, लगातार ये होता है ना कि जिस तरह से मार्च 2020 की स्थितियां बनी थी और उसके बाद हमने देखा कि नगरीय निकाय के जो चुनाव परिणाम आए तो थोड़ा सा कांग्रेस पार्टी को राहत मिली, तो उसको लग रहा है कि अभी राहत की संभावना है। तो यदि इसमें छोटे मोटे यदि किसी ने कोई सुझाव दिया होगा कि साहब इसका वास्तु गड़बड़ है, गेट गड़बड़ है, या इसमें एक मंजिल और होनी चाहिए, तो उस तरह की तब्दीली कराने मुझे लगता है कि ये जो है वो लोगों के सुझाव के आधार पर ज़्यादा कराई जा रही होगी कि किसी ने कोई सजेस्ट किया होगा। और जो होमवर्क है वो हम देख रहे हैं कि पार्टी अपना लगातार कर ही रही होगी। जी बिल्कुल, होमवर्क बाकी स्तरों पर भी जारी होगा। भूपेंद्र जी, ठीक बात है, वास्तु दोष के लिए कुछ काम या कुछ तब्दीली हो सकती है, लेकिन ये वास्तु दोष तो 2018 में आपने ठीक करा लिया था दफ्तर का। परिपूर्ण नहीं है। कांग्रेस में तो लोग पुताई भी करवाने लगते हैं तो लोगों को लगता है कि वास्तु दोष हो रहा है। तो ये जो है, ये सारे पार्टियों में थोड़े थोड़े जो है संयोजन जो है, कार्य बैठने की व्यवस्था, कुछ नए पदाधिकारी बनते हैं उनके बैठने की व्यवस्था, ये सब लगातार होती रहती है, रूटीन काम है। अब बीजेपी अगर 10 बार अपने दफ्तर में परिवर्तन करा चुकी है, तो ये परिवर्तन जो है सामयिक चीजों के कारण होते हैं, तात्कालिक आवश्यकताओं के कारण होते हैं और उसी हिसाब से मामला होता है। अगर कहीं पर किसी के पास अब बैठने के लिए जगह नहीं है तो एडिशनल कोई कंस्ट्रक्शन होता है तो कोई उसको वास्तु समझ ले या जो भी समझ ले, लेकिन वो चीजें तो जो है हमारी तात्कालिक जरूरतों के हिसाब से होती हैं। जी नहीं भूपेंद्र जी, ये बात तो देखिए पहले भी हो रही थी कि भाई आप भी शायद एक्सेप्ट ना करें और बीजेपी से भी पूछें तो शायद वो भी एक्सेप्ट ना करें, लेकिन कहा यह जा रहा है कि काफी बड़ी तब्दीली आप लोग दफ्तर के अंदर कर रहे हैं, नए जो ऑफिस हैं वो बना रहे हैं, एक बड़ा हॉल भी बनाने की तैयारी है। भूपेंद्र जी, हमारे पास जो हॉल है वो अभी जो सीमित उसकी साइज है, जो हमारी जरूरतों के हिसाब से, जिस हिसाब से हमारे पास जा रहे हैं कार्यकर्ता, आ रहे हैं, जनता आ रही है, हमारी जो है
बेड के ओवरफ्लो होती हैं, तो उसकी व्यवस्था का उसका संयोजन करेंगे। अब वो करना भी चाहिए, हर पार्टी करती। आज बीजेपी अपना दफ्तर तोड़ के करोड़ों रुपए का नया दफ्तर बनाना चाहती है, हेलीकॉप्टर उतारना चाहती है अपने दफ्तर के ऊपर। तो वो उनकी अपनी जरूरतें हैं, आज उनके पास इतनी सारी संसाधन उनने इकट्ठे कर लिए हैं कि अब उन्हें हेलीकॉप्टर से वही दफ्तर पे ही उतरना जरूरी हो गया, तो वो ये सब धंधे कर रहे हैं। जी, ठीक ठीक बात है। हालांकि बीजेपी नुमाइंदे हमारे साथ जुड़े नहीं हैं, राजपाल जी जुड़ेंगे हमारे साथ, उस पर उनसे जरूर इस पर प्रतिक्रिया लूंगा मैं। लेकिन दिनेश जी, कुछ संयोगों का भी जिक्र कर लूं। मध्य प्रदेश में भी ऐसे बहुत सारे संयोग रहे होंगे। नोएडा में भी एक संयोग था कि जो नोएडा जाता था अगर मुख्यमंत्री रहते हुए तो उसकी कुर्सी चली जाती थी। हालांकि ये क्रम योगी ने तोड़ा। दिनेश जी, मध्य प्रदेश से भी ऐसे कई संयोग जुड़े होंगे, शायद आप उन पर रोशनी डाल सकें। नहीं देखिए, अब इस तरह जी बिल्कुल ऐसे नहीं। अब होता है जैसे हम अशोकनगर जिले के में मामला होता है कि मुख्यमंत्री वहां कोई नहीं जाता है। अब महाकाल का ही मिथक आज हमने देखा कि वहां कैबिनेट की बैठक हुई, तो जो चेयर थी जिसमें महाकाल की एक फोटो रखी गई और उन्होंने बैठक की अध्यक्षता की, मुख्यमंत्री जी एक तरफ बैठे थे। तो इस तरह के मिथक चलते रहते हैं। लेकिन आप देखें ना, जैसे यदि हम भवनों का और निवासों का वास्तु देखते हैं ना, तो जब जिस मुख्यमंत्री निवास में शिवराज सिंह चौहान इतने लंबे साल रहे, इतने लंबे समय रहे, और कमलनाथ जी की सरकार केवल 15 महीने रही, तो कहीं ना कहीं उन्होंने उस वक्त हमको, आप याद करिए कि उन्होंने, कमलनाथ जी ने वहाँ भी बहुत सारे बदलाव कराए थे, बहुत सारी चीज़ें कराई थी। तो बहुत सारे बदलाव ऐसे होते हैं जो आवश्यकता के अनुसार होते हैं, इसमें मिथक जोड़ दिए जाते हैं। कई अपनी जो आवश्यकता होती है हम उसके हिसाब से करते हैं। तो बहुत सारी चीजें आपकी जो एक्टिविटीज है, जैसे कहते हैं ना कि वास्तु के साथ आपका कर्म क्या है, आपका जिस तरह के जो आपके पार्टी की लाइन क्या है, तो उस तरह की चीजें भी राजनीति में काम करती हैं। तो बहुत सारे जो मिथक के साथ साथ आपको वास्तविक धरातल पर भी तो राजनीति में करना होता है। जी, ठीक बात है। राजपाल सिसोदिया जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका राजपाल जी। राजपाल जी, कांग्रेस तो तब्दीली कर रही है, वास्तु दोष हालांकि बताया जा रहा है कि वास्तु दुरुस्त करने के लिए कांग्रेस अपने दफ्तर में तब्दीली कर रही है। हालांकि भूपेंद्र जी ने एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन आप लोग तो बहुमंजिला दफ्तर बनाने जा रहे हैं। 8 मंजिला दफ्तर बताया जा रहा है कि बना रहे हैं आप। एसी दफ्तर होगा, आलीशान दफ्तर होगा, उसमें भी कुछ ऐसी वजह है क्या? दिनेश जी, एक पुराने किस्से का जिक्र कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वास्तविक में हमारा जो परिसर है वो परिसर छोटा पड़ जाएगा। वहां पर आसपास में बहुत ज्यादा व्यावसायिक गतिविधि और हबीबगंज स्टेशन का और ये तमाम डेवलपमेंट होने के बाद में वहां कार पार्किंग इत्यादि की बहुत ज्यादा समस्या आने लगी। रहवासी क्षेत्र है पीछे की तरफ नरेला कॉलोनी, तो वहाँ अड़ोसी पड़ोसी को भी समस्या ना हो और हमारे जो आगंतुक रहते हैं, कार्यकर्ता रहते हैं, हमारे नेतागण आते हैं, उनको भी असुविधा ना हो। उनके वाहनों की पार्किंग, उनके स्टाफ की, उनकी मीटिंग्स, उनके कार्यालय, ये सब सुचारू रूप से चल सके, इसलिए समय की मांग के अनुसार हम उसको और अच्छा हाईटेक करना और बड़ा करना जा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि उसी स्थान में आजकल जो है आधुनिक तकनीकी से भवन बनने लगे, जो बहुमंजिला बन जाते हैं, बेसमेंट्स में पार्किंग बन जाते हैं 3-3 मंजिल जमीन के अंदर। तो वो उसी जगह को हम ज्यादा बेहतर तरीके से उपयोग कर सके, उस दृष्टि से हम जो उस कार्यालय को ठीक करने और पुनः निर्माण करने की हमारी एक योजना बनी है। उस योजना में आने वाले समय में विस्तार से हमारी जो भवन निर्माण समिति है उसके पदाधिकारीगण जो है आप लोगों से चर्चा करके उसका बताएंगे। जब पूरा प्रिंट आ जाएगा और पूरा उसका कार्य शुरू हो जाएगा उसके बाद। अभी ये इतना मोटा मैं आपको बताने की स्थिति में हूँ कि हमारा वो एक बहुउद्देशीय और राजपाल जी, जमीन पर नहीं उतरना चाहते आप, तो हेलीपैड भी बनवा रहे हैं इमारत के ऊपर। समय की मांग है साहब, जमीन बची नहीं है, जमीन है नहीं, ट्रैफिक जाम होते हैं, लोगों को असुविधा होती है। हेलीपैड से उतर के जब काफिला नेतागणों का जब कार्यालय तक आता है तो उस बीच में रास्ते में जो है कहीं जाम लगता है या असुविधा होती है। लोगों को सुविधा मिले, समय से आके हमारा कार्यक्रम करके हमारे नेतागण वापस चले जाए और समय के मांग के अनुसार, जो समय के साथ तो चलना चाहिए ना, अगर नहीं चलेंगे तो पीछे छूट जाएंगे। समय के साथ चलना चाहिए, हम समय के साथ चलने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर आज हम कहीं भी कोई भी हुआ, कोई संस्थान हुआ, कोई पार्टी हुई, कोई व्यक्ति हुआ, अगर वो मॉडिफाई होता है, अगर चीजों को समय के साथ में अपने आप को समय के साथ ले जाने का काम करता है, तो मैं समझता हूँ कि स्वागत योग्य होना चाहिए।
वो कोई राजनीतिक दल हो सकता है, कोई औद्योगिक घराना हो सकता है, कोई संस्थान हो सकता है, कोई सरकारी संस्थान हो सकता है, कोई प्राइवेट संस्थान हो सकता है, कोई सेमी गवर्नमेंट का संस्थान हो सकता है। जो समय के साथ चल के अपने आप को अपडेट करेगा वही चल पाएगा ना। तो इसलिए हम कर रहे हैं। एक सवाल भूपेंद्र जी ने अभी नहीं उठाया दफ्तर पर, फंड बड़ा लगेगा आपको उस दफ्तर बनाने में, इतना फंड पार्टी के पास सोर्सेज पर सवाल। करोड़ कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के पास करोड़ों करोड़ कार्यकर्ता है। हर कार्यकर्ता अपने आजीवन सहयोग निधि के रूप में अपने स्वयं के अंश को देने का काम करता है। उस अंश के दान के आधार पर उस आजीवन सहयोग निधि के सहयोग से जो हमारी पार्टी चलती है, बड़े बड़े दफ्तर हमने बनाने का काम किया है। जनता, हमारे कार्यकर्ता हमको सहयोग करते हैं, कार्यकर्ता अपने पास से राशि देते हैं पार्टी के निर्माण के लिए, और वो सब कलेक्शन होके और उस पूरा फेयर रहता है। वो पूरा आपको दिखाया जाएगा, आपको बताया जाएगा जी, समय आने पे सारा बताया जाएगा। सारा ऑडिट होता है, पब्लिक डॉक्यूमेंट उसका बनता है, ऑफिस में जमा होता है, इनकम टैक्स में जमा होता है, तमाम चीजें रहती है उसके अंदर। कोई बहुत एकदम फेयर रहता है। हम जो है कलेक्शन लेंगे, समाज में से इकट्ठा करेंगे, कार्यकर्ताओं से इकट्ठा करेंगे और कार्यालय बनाएंगे। वो कार्यालय ही हमारी कार्य पद्धति का मूल स्थान होता है। भारतीय जनता पार्टी का जो इतना बड़ा एक आज विशाल स्वरूप है, वो कार्यकर्ता, कार्यालय और कार्यक्रम, ये तीन चीजें हमारी प्रमुख है। कार्यकर्ता, कार्यालय और कार्यक्रम। कार्यकर्ता कार्यालय आता है, कार्यक्रम लेके जाता है और जमीन पे उस कार्यक्रम को उतारता है, और हमारी जय हमारी पार्टी की होती है, जनता आशीर्वाद देती है और सब सरकारें बनती है जी। ये हमारी कार्य पद्धति है। चलिए आ रहा हूं मैं आपके पास, आपने कई बातें कही, उस पर रिएक्शन भूपेंद्र जी का जरूर बनता है। भूपेंद्र जी, पार्टी के लिए दफ्तर छोटा पड़ने लगा, विशाल संगठन है, बड़ा संगठन है। बीजेपी कह रही है कि भाई हम तो समय के साथ चलते हैं, जनता के हित की बात कर रहे हैं, इसलिए हेलीपैड भी बना रहे हैं, बड़ा दफ्तर भी बना रहे हैं। आप लोग समय के साथ नहीं चल पा रहे क्या? देखिए, जो है जी, प्रधानमंत्री को कार्यालय छोटा पड़ने लग गया है, जहां पर एक भी आदमी नहीं जाता, चिड़िया भी नहीं जाती। 1500 करोड़ का, 1000 करोड़ का इनका दिल्ली में दफ्तर बन गया। तो जो है ये जो संग्रह है, जो इन्होंने बताया कि इनका एक एक कार्यकर्ता इतना पैसा इन्हें देता है, सारे जिलों के, मध्य प्रदेश के अगर जो है इनके दफ्तरों के खर्चे आप उठा लो के जो बनाए गए हैं बिल्डिंगें, उनका भवनों का मूल्यांकन करा लें, तो आपको लगेगा कि जो है ये तो किसी एक राज्य सरकार जितने बजट हो रहे हैं जी, ये सब जो है जिनको दान में मिल रहा है, जनता में मिल रहा है। तो अब इस बात पर आपको विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि जो है ये राजमुख से ये बात आ रही है। तो ये बातें लेकिन जनता जानती है कि ये क्या हो रहा है, किस तरह की जो है तरीके अपनाए जा रहे हैं, और ये चीजें समझ में आ रही। इनका राजनीतिक शुचिता से कोई लेना देना नहीं है, और राजनीतिक शुचिता का इसमें कोई आधार भी नहीं है, ये सब जानते हैं, जनता भी जानती है ये। लेकिन ठीक है, अब आप कह रहे हैं तो आपके श्रीमुख से तो आकाशवाणी निकलती है, तो आकाशवाणी की तरह से मान लेते हैं, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, मिस कॉल से बनाई है, तो ये चीजें चलती रहेंगी। लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये कि जो भी राजनीतिक दल इस तरह का इकट्ठा करते हैं, संसाधन इस तरह से जुटाते हैं, वो राजनीतिक पार्टियां कभी जो है शुचिता के आधार पर खड़ी ही नहीं रह सकती। इसीलिए इनके राज्य में इतने भ्रष्टाचारी और लुटेरे पकड़े जाते हैं। इसलिए जो है रोज, मतलब मुख्यमंत्री जी रोज 3-4 के साथ जो है एक्टिंग करके कहते हैं सस्पेंडेड, और दूसरे दिन फिर 3 पकड़े जाते हैं, चौथे दिन कहते हैं सस्पेंडेड, 5वें दिन फिर 3 पकड़े जाते हैं। रोज अखबार भरे पड़े इससे। क्यों? क्योंकि ये एक निरंतरता है भ्रष्टाचारियों के पैदा होने में, भ्रष्टाचारियों को जो है एक नौटंकी के तहत सस्पेंड करने में। इस निरंतरता के कारण ही तो ये सारी चीजें संग्रहित हो रही हैं। भूपेंद्र जी, और इसका कोई बात नहीं। जी भूपेंद्र जी, एक और बीजेपी की प्रतिक्रिया, और वो ये कि तब्दीली करने से, दफ्तर के अंदर बदलाव करने से चीजें नहीं होंगी, नीति, नियत, संगठन, कार्यकर्ता चाहिए, जो कांग्रेस के पास है नहीं। अभी देखिए, इनके पास बहुत सारे नेता हैं जी। नेता इनका जो अध्यक्ष है वो एक्सटेंशन पे जा रहा है। आप देखें, नेता का चुनाव तक तो कर नहीं पाते। आज तक इनकी पार्टी में कोई चुनाव करवा लो आप। नीति, नड्डा जी का चुनाव करा लेंगे, अभी तो क्यों एक्सटेंशन दे रहे हैं 2 साल के जी। इनसे पूछे जरा, तो फिर ये नीति और नेता आपने करा लिया, आपका हो गया। हाँ, हम तो करा ही रहे हैं भाई, राजस्थान में क्या हो रहा है? क्या नड्डा जी के अलावा नेता नहीं है क्या आपके पास?
एक्सटेंशन दे रहे हो। नड्डा जी के पहले, ये नड्डा जी के पहले भी नेता थे, नड्डा जी के बाद भी रहेंगे साहब, चिंता न करें आप। में अच्छी थोड़ी लगती, ये डायलॉग डिलीवरी फिल्मों में अच्छी लगती मेरे भाई, ये जो है राजनीति में अच्छी नहीं लगती। अरे साहब, नड्डा जी के पहले भी हमारे पास राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थे, नड्डा जी के बाद भी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे। आप सोनिया गांधी, राहुल गांधी के अलावा बता दें कोई आपने बनाया हो तो। जो एक्सटेंड करने जा रहे हैं आप बना के बता राष्ट्रीय अध्यक्ष को, राजपाल जी। जी देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के विषय में बात करना, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के विषय में बात करना है राष्ट्रीय स्तर के प्रवक्ता का काम है, मेरा काम नहीं है। मेरा काम मध्य प्रदेश के कार्यालय पे बात करिए, आपने बोलने का है। उज्जैन की आज की बैठक पे बात करेंगे, मैं बोलूंगा, मैं उज्जैन से ही हूँ। आज बाबा महाकाल भूत भवन बाबा महाकालेश्वर जी ने आज कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करी। हम सब लोग गौरवान्वित हुए उज्जैन के लोग कि आज हमारे बाबा महाकाल जो है मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट की अध्यक्षता कर रहे थे और हमारे सभा मंत्री और हमारे मुख्यमंत्री सेवक बनकर और वहां पे निर्णय में भागीदारी कर रहे थे और बाबा महाकाल की अध्यक्षता में बड़े बड़े निर्णय आज हुए। उन निर्णय से मध्य प्रदेश के उज्जैन का नाम पूरे विश्व में और व्यवस्थाओं की दृष्टि से भी अब संपन्न तरीके से लेने का काम होगा। हमारे जो दर्शनार्थी आएंगे उज्जैन में, हमारे जो श्रद्धालु आएंगे महाकाल जी की शरण में दर्शन करने के लिए, उनको बेहतर सुविधा, विश्व स्तरीय सुविधा और मिल सकेगी महाकाल लोक के अंदर। ये महाकाल बाबा की अध्यक्षता में आज तय हुआ है, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, महाकाल लोक पर एक रिएक्शन जरूर चाहूंगा भूपेन जी। जी, महाकाल तो ये हमारी तैयारी है, हमने 300 करोड़ रुपए दिए उस योजना को बनाया। ये तो श्रेय ले रहे हैं और श्रेय लेने में ये निष्ठुर होते हैं, इन्हें धन्यवाद कहने में। मैं एक आपको बड़ा किस्सा सुनाता हूँ कि मैं आपको आमंत्रण देता हूं साहब, आपकी राशिद आप आइएगा। तो लीजिए मेरी बात, आपने भी काम की, आपको पार्टी में सुनाने में फायदा होगा इससे, मैं आपको बता दूं। इनकी पार्टी में एक जो है एमपीएसआरटीसी के चेयरमैन बने बसंत सदाशिव राव प्रधान, धार के रहने वाले थे। वो बहुत ही सज्जन आदमी थे। ये पहले लीडर कैसे होते थे और आज की भारतीय जनता पार्टी क्या है, मैं ये बता रहा हूँ। उनके पहले जो है जाजू साहब जो है जी क्या उद्घाटन करने गए बस स्टैंड का, कहानी अधूरी रह गई साहब। वहाँ पर आवाज नहीं हमें नहीं आ रही है। हेलो, आ रही आवाज? हमें नहीं आ रही सर, हमें नहीं आ रही, हमें नहीं आ रही सर। भूपेन जी की आवाज सुन पा रहे हैं राजपाल जी? हाँ, आवाज नहीं आ रही सर, आवाज नहीं आ रही जी। चल ठीक है दिनेश जी, मेरा सवाल आपसे, वक्त चूंकि कम भी हो चला, आखिरी दौर में हम चर्चा के, एक तो ये कि ठीक है महाकाल पर भी एक रिएक्शन जरूर हो गया, लेकिन मेरा जो आपसे सवाल है वो यही है कि भाई राष्ट्रीय स्तर पर तो कांग्रेस फिलहाल परेशानियों में घिरी हुई है, क्या उसका असर, उसके जो ग्रह हैं वो मध्य प्रदेश पर असर नहीं डालेंगे? यहां भले ही आप तमाम नक्षत्र सुधार लें, वास्तु दोष सुधार लें। मैंने कहा ना प्रशांत जी, वास्तु दोष आप सुधारिए, ज्योतिष को दिखाइए, लेकिन चुनाव में जो उम्मीदवारों की कुंडली है वो भी आप जज पाएंगे क्या? आपकी रणनीति क्या होगी? यदि 2018 में आपकी रणनीति सफल रही थी, वो 2023 में भी सफल रहे और वो चेहरे भी आपके पास हो, उम्मीदवार भी आपको मिल जाए। बहुत सारी चीजें हैं जो कांग्रेस को बहुत सारे मोर्चों पे अपने आप को दुरुस्त करना है। बिल्कुल, कई मोर्चों पर काम करना होगा, तब जाकर 2023 की जो लड़ाई है वो रोचक बनेगी। बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। महा डिबेट में बस इतना ही। शाजापुर